जय हिंद। पिछले दिन हमने आर्टिकल 1 to 4 डिस्कस किया था, जो कि पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिवीजन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया कैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आज का प्रेजेंट डे इंडिया बन गया, इसको हम समझेंगे। कैसे हमारे साथ अफगानिस्तान साथ में था, पाकिस्तान साथ में था, बांग्लादेश था, म्यांमार था, ये सारे कैसे एक किस किस साल में कब कब कैसे कैसे अलग हुए। फिर उसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो जो जो प्रिंसली स्टेट थे उनको जोड़ के कैसे ये इस देश का निर्माण हुआ, इस भारत का निर्माण हुआ, इसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। उससे पहले हम पिछले वीडियो में जो जो हमने पढ़ा था उसे डिस्कस कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर किया था, जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक है। तो आर्टिकल 1 से 4 तक को हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 1 में हमने देखा था कि द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो पार्ट 1 था उसमें आर्टिकल 1 में हमने देखा था कि जो इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन, फेडरल और कन्फेडरल में क्या अंतर है, कितने तरह की टेरिटरीज होती हैं, जो नाम होता है स्टेट्स का चाहे यूनियन टेरिटरीज का, वो शेड्यूल 1 में रखा जाता है। फिर आर्टिकल 2 में बताया गया था कोई भी जो बाहरी रीजन है जो हमारे देश का भाग नहीं, अगर उसको अपने देश का भाग बनाना है तो इसके लिए पार्लियामेंट को सिंपल मेजोरिटी से और विथ अ प्रायर कंसेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट वो पास करके उस रीजन को हमारा देश का हिस्सा बना सकती है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है आपका सिक्किम, जिसे 36वां संशोधन करके या 36th अमेंडमेंट करके 1975 में उसे 22nd या 22वां राज्य बना लिया गया भारत का। उसके बाद हमने आर्टिकल 3 को डिस्कस किया था। इसमें बोला गया था कि जो हमारा पहले से जो हम लोग का देश में जो भी राज्य हैं उनको यूनियन टेरिटरी बना देना या यूनियन टेरिटरी को स्टेट बना देना, दो स्टेट मिला के एक स्टेट बना देना, एक स्टेट से दो स्टेट बना देना, नाम चेंज कर देना, बाउंड्री अल्टर कर देना, ये सारी चीजें हम आर्टिकल 3 के अंडर कर सकते हैं। ये भी कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है विद सिंपल मेजोरिटी। और इसके लिए भी उन्हें क्या लेना होगा? प्रायर कंसेंट, मतलब पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी फ्रॉम दी प्रेसिडेंट। आर्टिकल 4 में बोला गया है कि अगर हम लोग आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करते हैं तो उस समय प्रेसिडेंट बाध्य है कि जो भाई परमिशन मांग रही है पार्लियामेंट तो उसको देने के लिए बाध्य है। और साथ ही साथ ये काम सिंपल मेजोरिटी से हो जाएंगे। और जब भी हम 2 और 3 का प्रयोग करेंगे तो शेड्यूल 1 और 4 में चेंजमेंट आएगा। यहां तक क्लियर था। अब इस वीडियो में हम लोग चलिए आगे डिस्कस करते हैं किस तरह से डिवीजन हुआ और रीअरेंजमेंट हुआ इंडिया का। तो डिवीजन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ इंडिया से हम लोग क्या समझते हैं कि किस तरह से डिवीजन हुआ इंडिया का। पहले शुरुआत में डिवीजन हुआ, धीरे 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 डिवीजन हुआ, जो पाकिस्तान अलग हुआ, अफगानिस्तान अलग हुआ, म्यांमार अलग हुआ। उसके बाद उसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो बहुत सारी प्रिंसलेटर रियासतें थी, कई सारी 552 रियासतें थी। तो उसको किस तरह से फिर रीअरेंज किया गया, उसका जो आज का आप इंडिया देख रहे हैं वो निर्माण हुआ। तो अखंड भारत का सबसे पहला जो विभाजन था, सबसे पहला जो डिवीजन था यूनिफाइड इंडिया का, वो था डूरंड लाइन। कैसे था डूरंड लाइन? 1893 में इंडिया और अफगानिस्तान, उस टाइम पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक लाइन खींच दी गई, मतलब एक रेखा खींच दी गई, एक बाउंड्री खींच दी गई, जिसे हमने क्या कहा जाने लगा? डूरंड लाइन कहा जाने लगा। कब खींचा गया? 1893 में। और आज के डेट में, आज के प्रेजेंट डे में, ये जो डूरंड लाइन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर को क्या कहते हैं? डूरंड लाइन कहते हैं। फिर जो दूसरा विभाजन था, अखंड भारत का दूसरा विभाजन हुआ 1935 में। 1935 में भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया। 1935 में बर्मा, जो कि आज के डेट में क्या है? म्यांमार है। क्या है? म्यांमार है, ठीक है। म्यांमार बना दिया गया। बर्मा बर्मा अलग हो गया हमसे, भारत, अखंड भारत से बर्मा 1935 में अलग हो गया। और उसके बाद सबसे जो लेटेस्ट बोला जाए, या सबसे जो हम लोग को सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचा, सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाया, वो था पाकिस्तान का अलग होना, मतलब भारत से टूटकर पाकिस्तान का बनना। 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। दोनों के बीच में रेड क्लिफ लाइन, इसको रेड क्लिफ लाइन क्यों कहते हैं? कि क्योंकि जिसने ये विभाजन किया था उनका नाम रेड क्लिफ था, उन्हीं के नाम पे इस लाइन का नाम है रेड क्लिफ लाइन। तो आपको यहां तक समझ में आया? पहली अखंड भारत का पहला विभाजन डूरंड लाइन, इंडिया अफगानिस्तान, प्रेजेंट डे में आज के समय में वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। दूसरा विभाजन बर्मा अलग हो गया 1935 में, बर्मा मतलब म्यांमार। और 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन। तो जब पाकिस्तान आजाद हुआ, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ, और 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए, हम लोग फ्रीडम हुआ हम लोग का। तो 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद हुए, उसके बाद कैसा स्थिति थी हमारे देश की, कैसा दिखता था हमारा जो ये भारत था? तो इसमें 552 रियासतें थी। क्या थी? रियासतें। रियासतें मतलब जैसे कि छोटे छोटे, जैसे कि जब ब्रिटिश जाने लगे तो उन्होंने जो राजा थे उनको अधिकार दे दिया, बोले ठीक है अब आप अपना अपना संभालिए अपना। जैसे अजमेर है, अजमेर में जो थे हैदराबाद के निजाम थे, साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर में आपका जो राजा हरि सिंह थे, ये सारी चीजें उनको बोला गया कि ठीक है आप कंटिन्यू कीजिए। और ये भी बताया गया जो रियासतें हैं वो या तो पाकिस्तान में मिल सकती हैं
या हिंदुस्तान में मिल सकती हैं, मतलब मिलना उनको पड़ेगा, ये थोड़ी सी मजबूरी थी। तो 552 रियासत तो हमें मिल गए, लेकिन इनको कुछ ना कुछ इनका मांग रहता था। तो इनको यूनिफाई करने के लिए, इनको पूरे मतलब एक अखंड भारत बनाने के लिए, आज जो अभी हम अपना यूनियन देख रहे हैं, इस भारत को बनाने के लिए, इसको यूनिफिकेशन करने के लिए 3 लोग बहुत बढ़ चढ़ के इन्होंने भाग लिया। तो जैसे हम लोग मैन ऑफ यूनिटी भी कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जितनी भी रियासतें थी इसे जोड़कर ये, और ये जो आप आज का भारत देख रहे हैं, इसका निर्माण किया। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैन ऑफ यूनिटी बोलते हैं, नाम पे आज आज के डेट में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनी है इसी कारण से। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, साथ ही साथ वीपी मेनन ने, और तीसरा माउंटबेटन ने। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा ना, इनमें से किसने भारत के यूनिफिकेशन में मदद किया, या भारत के यूनिफिकेशन में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, प्रिंसली स्टेट को यूनिफाई करने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो इसमें ऑप्शन में कभी कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन देता ही नहीं है, देता है माउंटबेटन, क्योंकि माउंटबेटन का कहीं ना कहीं इसमें एक योगदान था। तो आप ये तीनों याद रखिएगा, क्या क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन। तो सारे रियासतों को तो हम मिलाने में समर्थ हो गए, हम कर पाए, लेकिन कुछ ऐसी रियासतें थी जो कि जिन्हें मिलाना थोड़ा मुश्किल होने लगा था, जैसे हैदराबाद। तो हैदराबाद में क्या हुआ, वहां के जो, तो वहां पे क्या कराया गया, रेफरेंडम कराया गया। तो वहां के जो निजाम थे उन्होंने कहा कि भाई आप रेफरेंडम करा लीजिए कि हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पे रेफरेंडम हुआ, तो यहाँ की जनता ने जो वोटिंग की कि हम कहाँ रहना चाहते हैं, तो ये लोग जीत गए कि हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। तो अब आप बताइए, यहाँ पे ऐसे है और हैदराबाद मानी इस इलाके में है, तो यहाँ से, और पाकिस्तान यहाँ हो गया, तो ये इंडिया के बीचों बीच कहीं पर पाकिस्तान की कोई टेरिटरी रहने से हमें बहुत परेशानी होती। तो सरदार वल्लभ भाई ने पटेल ने सोचा कि क्या किया जाए, तो इसके लिए उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। इसमें क्या किया गया, पुलिस के भेष में, रीजनल पुलिस के भेष में आर्मी को उतारा गया, और रातों रात निजाम को उस तख्ता पलट करके और हैदराबाद को भारत के साथ मिला लिया गया। दूसरा इसका उदाहरण था जो कि नहीं मिल पा रहा था जूनागढ़। तो जूनागढ़ के जो राजा थे वो मुस्लिम थे, और वहां की जो जनता थी, मतलब मेजोरिटी ऑफ जनता हिंदू थी। जनता चाहती थी कि हम हिंदुस्तान के साथ रहें, और या इंडिया के साथ रहें, भारत के साथ रहें। और वो जो वहां के राजा थे जूनागढ़ के, वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान से मिले। तो वहां पे रेफरेंडम करा दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, और वहां पे रेफरेंडम में जीत गया, और लोगों की सर्वसहमति से क्या हो गया, वो लोग इंडिया में मिल गए। तो जूनागढ़ भी भारत का भाग हो गया। अब आया जे एंड के बोला ना ही हम जाएंगे पाकिस्तान में, ना ही जाएंगे हम हिंदुस्तान में। उन्होंने कहा कि हम एक बफर कंट्री की तरह रहेंगे, मतलब बीच में रहेंगे, दो बड़ी कंट्रियों के बीच में एक हम छोटा सा जगह रहेगा, जहाँ पे लोग घूमने उमने के लिए आएंगे, यहाँ पे शांति रहेगा, यहाँ पे कोई भी आ जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो भारत ने कहा ठीक है, पाकिस्तान ने भी कह दिया ठीक है। लेकिन अचानक क्या हुआ, पाकिस्तान ने हमला कर दिया जम्मू एंड कश्मीर में, और राजा हरि सिंह के बहुत सारे जो कोर्ट के लोग थे उनको उन्हें मार दिया, उनके परिवार वालों को, कई लोगों को मार दिया। तो उसके बाद राजा हरि सिंह दौड़े दौड़े आए जवाहरलाल नेहरू के पास और कहने लगे भाई हमें बचाइए। तो उस टाइम जवाहरलाल नेहरू बोले ठीक है चलिए बचाते हैं, लेकिन उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने दिमाग का प्रयोग किया, और उन्होंने कहा नहीं, इन्हें हम बचाएंगे, लेकिन एक ही शर्त में बचाएंगे, अगर ये मान जाते हैं कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, ये हमारे भारत का हिस्सा, अगर इस चीज पे ये साइन कर देते हैं, उसे कहा जाने लगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन कर देते हैं, तभी हम इन्हें बचाएंगे। तो 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन कर दिया, और उसी दिन से जम्मू कश्मीर हमारे भारत का हिस्सा हो गया। तो फिर गए हमारी आर्मी ने वहां पर बचा ले, लेकिन दुर्भाग्यवश हम बहुत देरी से पहुंचे, और कुछ हिस्सा आज भी जो जिसे हम पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसे उन्होंने आज तक उन्होंने कब्जा करके रखा है। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ कि किस तरह से प्रिंसली स्टेट से 552 3 लोग जो महत्वपूर्ण थे जिन्होंने इसको यूनिफिकेशन में मदद किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3 ऐसे जगह थे जो कि प्रॉब्लम हो रहा था उन्हें मिलाने में, लेकिन लास्ट में उन्हें मिला ही लिया गया। एक हैदराबाद था जहाँ पर ऑपरेशन पोलो चलाया गया, एक जूनागढ़ था जहाँ पे रेफरेंडम करके कर लिया गया। रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह, जनमत संग्रह का मतलब होता है कि लोग क्या चाहते हैं, जैसे हम लोग वोटिंग करते हैं ना, जस्ट वैसा ही है। यहाँ पे वोटिंग किसी प्रतिनिधि को चुनने के लिए नहीं होता, बल्कि हम कहाँ रहना चाहते हैं उसको चुनने के लिए, जिसे क्या कहते हैं, रेफरेंडम कहते हैं। जैसे कि आप क्लास में है तो क्लास में होता है ना, कभी कभी मॉनिटर के लिए वोट होता है, उसी तरह का, जैसे अपना नॉर्मल वोटिंग होता है उसी तरह का ये भी वोटिंग है, बस यहाँ पे रीजन अलग रहता है, नेता चुनने के लिए होता है, किसी और रीजन के लिए होता है तो उसे रेफरेंडम कहते हैं, और बाकी किसी चीज में इलेक्शन कहा जाता है। और एक जे एंड के में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे साइन कर दिया 26 अक्टूबर 1947 को, जम्मू एंड कश्मीर हमारे देश का हिस्सा हो गया। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया।
अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, जब ये सब हो गया, सारी जगहों को मिला लिया गया, उसका जो भारत 1951 में कैसा था, संविधान आ जाने के बाद उसका भारत 1951 में कैसा था, उसके बाद कमियां थी। तो भारत 1951 में वहां पे 4 तरह के रीजन्स थे। एक था ए, जिसे क्या कहा जाता था, ब्रिटिश प्रोविंस। ब्रिटिश प्रोविंस मतलब यहाँ पे ब्रिटिश का शासन था, इसलिए उसको अभी ब्रिटिश प्रोविंस कहा जाता था, और ये बहुत डेवलप्ड जगह थी। तो ऐसे 9 जगहें थे। एक था प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट मतलब अभी वहां पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं राज था उनका, ठीक है, तो उनको वो भी 9 थे। एक था कमिश्नरेट, तो जैसे कि अधिकारी होते हैं ना, बड़े बड़े अधिकारी, उनके अंडर में कुछ जगह थे, तो उनको उसको क्या बोलते थे, कमिश्नरेट। तो वो वैसे जगह 10 थे। और एक टाइप डी का भी एक टेरिटरी था, जिसे कहा जाता था यूनियन टेरिटरी। तो इस सब को ठीक से, ये बहुत प्रॉब्लम होता था। जैसे क्या होता था ना, जैसे ये भारत है, सॉरी, थोड़ा सा ड्राइंग खराब हो गया, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। तो जैसे भारत है, तो भारत में क्या था कि जो भी तो जहां तहां पे, जैसे कि ये एक जगह है, इसके बीच में अजमेर पड़ गया और ये हो गया, ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर एक कमिश्नरेट पड़ जाता था। क्या होता था, ब्रिटिश प्रोविंस है, उसके अंदर एक प्रिंसली स्टेट पड़ गया। इस तरह से जो प्रॉब्लमें होती थी, इसमें बहुत प्रॉब्लम होने लगा, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स होने लगे। तो इसको सुधारने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। उसका नाम था एसके धार कमीशन या एसके धार आयोग। तो एसके धार आयोग का गठन किया गया 1948 में, और इससे कहा गया कि भाई अब भाषा के आधार पर क्या कीजिए, प्रपोजल रखा गया कि भाई भाषा के आधार पर क्या कीजिए ना, विभाजन कीजिए। विभाजन मतलब रीऑर्गेनाइज कीजिए, फिर से जो देश है उसको अच्छे से ठीक से बांट उठ के ठीक से रीऑर्गेनाइज करके उसका एक अच्छे से स्टेट नामांकन कीजिए, अच्छे से अलग कीजिए, कौन स्टेट है कौन यूनियन टेरिटरी। इस तरह से बहुत दिक्कत हो रही है एबीसीडी टाइप के जो टेरिटरीज हैं। तो इसके आधार कमीशन बनाया गया 1948 में। तो इसके आधार कमीशन ने क्या कहा कि नहीं भाई, भाषा के आधार पे हम क्या करेंगे, हम नहीं रीऑर्गेनाइज कर सकते, क्योंकि अगर भाषा के आधार पर करेंगे तो हो सकता है देश में विद्रोह हो जाए, लोग अलग होने लगे। क्योंकि अगर तमिलनाडु वाला तमिल मानता है, उधर वाला कुछ और मानता है, ऊपर के लोग हिंदी ज्यादा बोलते हैं, इधर पंजाबी बोलते हैं, तो लोग में एक मतभेद आ जाएगा। तो उसके बाद एक दूसरी कमेटी बनाई गई, जेबीपी कमेटी। जेबीपी कमेटी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पताबी सीताराम। तो ये तीनों के अंदर एक कमेटी बनाएगी 1948 में। इन्हें भी कहा गया कि ठीक है, आप लोग भी लैंग्वेज के आधार पर दिलाते। इन्होंने भी कहा कि नहीं भाई, हम नहीं कर सकते। मेंशन्ड कमिटी आर प्रपोज टू रीऑर्गेनाइज कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट दे डिनाइड द प्रपोजल। मतलब इन्हें कहा गया था कि आप लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज कीजिए कंट्री को, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं हम नहीं करेंगे। तो पूछेगा, भाषा के आधार पर बनाए जाने वाली पहली कमेटी कौन सी थी? भाषाई आधार पर देश को रीऑर्गेनाइज करने के लिए बनाई जाने वाली पहली कमेटी, तो इसके आधार कमेटी। इसने किया नहीं था, लेकिन इसको पहले बार गठित किया गया था कि भाषा के आधार पर क्या करेगा, रीऑर्गेनाइज करेगा कंट्री को। तो क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आता है कि भाषा के आधार पर बनाई जाने वाली पहली कमेटी जिसके द्वारा देश का क्या होगा, पुनर्निर्माण किया जाएगा, रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो पहली कमेटी कौन सी थी? इसके आधार कमीशन। दूसरी थी जेबीपी कमेटी। तो इन दोनों ने मना कर दिया। तो उसी के बाद कुछ समय बाद जब देखिएगा, आपको एक पेटाटू श्री रामालू नाम का आदमी था, जो 56 दिन के अनशन पे चल गया, बिना खाए पिए भूख हड़ताल पे बैठ गया, और इसकी मृत्यु हो गई 1952 में। 56 दिन बाद इसकी मृत्यु हो गई। और इसका डिमांड था कि हमें आंध्र प्रदेश चाहिए। क्या चाहिए? आंध्र प्रदेश चाहिए। इसका डिमांड था आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का डिमांड के लिए इसने 56 दिन तक खाना नहीं खाया, और इसकी मृत्यु हो गई स्टारवेशन के कारण, भूखे रहने के कारण। 1952 में इसकी मृत्यु के बाद विद्रोह हो गया, पूरे दंगा फैलने लगा। इतना ज्यादा विद्रोह हो गया कि जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, इसे रोक नहीं पाए। तो लास्ट में 1 साल तक दबाते दबाते नहीं दबा, 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर पहली बार कौन सा राज्य बनाया गया? आंध्र प्रदेश। तो पेटाटू श्री रामालू नाम के आदमी के 56 दिन अनशन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है 1952 में, और उसके 1 साल बाद 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर सबसे पहला बनाया जाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश हुआ। तो आंध्र प्रदेश क्या हुआ? फर्स्ट स्टेट बेस्ड ऑन लैंग्वेज, भाषा के आधार पर बनाया जाने वाला पहला राज्य। तो पूछेगा, भाषा के आधार पर बनाया जाने वाला पहला राज्य, तो आंध्र प्रदेश। कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953। तो बोलते हैं ना कि अगर एक बार कुछ हो जाता है, एक जैसा कोई काम हो जाता है, तो बाकी लोगों के मन में अगर वो काम हो, तो उसके भी मन में आने लगता है यार हम भी करा लेते हैं। जैसे मानिए आपके स्कूल में या कॉलेज में या जहां पर भी, आपका ऑफिस में कोई भी आपका फ्रेंड है या कलीग है, वो अगर उसके पास कुछ आपके इतना सैलरी है, आप ही के जैसा घर परिवार है, आपके के साथ पढ़ता है, आपके स्टैंडर्ड का, आपकी उम्र का है, अगर वो कुछ अच्छा कर लेता है या कुछ खरीद लेता है नया, तो आपको होता है ना मन में, हम भी खरीदवा लेते हैं, चाहे हम भी खरीद लेते, चाहे हम भी ये अच्छा चीज करते हैं, होता है ना। वैसे ही सेम हुआ। जैसे ही यहाँ पे आंध्र प्रदेश को बना दिया गया भाषाई आधार पर, तो बहुत सारी जगहों से विद्रोह होने लगे, हमें भी भाषाई आधार पर बांटिए, हमें भी भाषाई आधार पर बांटिए। तो इसके कारण बहुत ज्यादा विद्रोह होने के कारण
एक कमेटी का गठन किया गया, फजल अली कमेटी। तो जो फजल अली थे ये आपके एक जज थे, इनके अंडर एक कमेटी बनाई गई जिसमें 3 मेंबर थे। फजल अली कमेटी बनाई गई जिसमें 3 मेंबर, 1953 में फजल अली कमेटी बनाई गई और इनका काम था कि भाषा के आधार पर ये क्या करें, डिवीजन करें, रीऑर्गेनाइज करें कंट्री को। पहले इसको अच्छा से बांटे, सेग्रीगेट करें कि ये इस एरिया में ये स्टेट होगा, इस एरिया में स्टेट होगा, उसका लैंग्वेज के आधार पर उसको डिवीजन करें, उसके बाद उसको अच्छे से रीऑर्गेनाइज करें। तो ये इनका काम था। तो इसको 1953 में फजल अली कमेटी बनाई गई, इसमें 3 मेंबर थे और फजल अली कमेटी ने अपना रिपोर्ट 1956 में सबमिट किया। कब सबमिट किया? 1956 में। तो इस फजल अली कमेटी के क्या रिकमेंडेशंस थे? इनके रिकमेंडेशंस थे, रिकमेंडेशंस ऑफ फजल अली कमेटी, ये है आपके रिकमेंडेशन, ये 2 रिकमेंडेशन थे। एक में उन्होंने बोला फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन बेसिस मतलब बोला कि ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होगा, हम राज्य बनाएंगे भाषाई आधार पर, लेकिन एक राज्य एक भाषा नहीं होगी। तो फजल अली कमेटी का सीधा सीधा कहना था कि भाषाई आधार पर तो विभाजन ठीक है, हो सकता है, लेकिन एक भाषा, एक राज्य एक भाषा नहीं। सीधा इनका यही स्टेटमेंट था। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इज अलाउड बट वन स्टेट वन लैंग्वेज इज डिनाइड। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन ठीक है, हो सकता है, लेकिन एक राज्य एक भाषा नहीं होगी। जैसे मानिए बिहार है, जैसे मानिए वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल तो यहाँ पे बंगाल है, तो ये वेस्ट बंगाल भाषाई आधार पे इसका नाम रखा गया, इसको भाषाई आधार पे बांटा गया कि इस इलाके के लोग बंगाली बोलते थे, इसको बांट दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आइएगा तो हिंदी बोलने वाले यहाँ नहीं आ सकते हैं, चाहे यहाँ पे हिंदी आप नहीं बोल सकते, नहीं, आप बंगला बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, जितनी भी भाषाएं आप सारे भाषाएं बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बंगाल में सिर्फ बंगला ही बोलना पड़ेगा, चाहे बिहार में सिर्फ भोजपुरी ही बोलना पड़ेगा या हिंदी ही बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। पंजाब में सिर्फ पंजाबी बोलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तमिलनाडु में सिर्फ तमिल ही बोलना पड़ेगा, नहीं। एक राज्य एक भाषा नहीं, भाषा के आधार पर राज्य का विभाजन होगा, लेकिन एक राज्य एक भाषा नहीं। ये चीज आप अच्छे से सबको ध्यान रखिएगा। अब देखिए फजल अली कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए, तो फजल अली कमेटी का रिकमेंडेशन तो डायरेक्ट वहां नहीं चल जाते हैं, डायरेक्ट लागू नहीं होते लोगों पर। बहुत सारी कमेटियां देती हैं रिपोर्ट अपना, ये है, ये बात है, ऐसी बात है, लेकिन वो चीज लागू नहीं होती जब तक उस पर संशोधन नहीं करता, जब तक उसे पार्लियामेंट पास नहीं करती। तो ये जो फजल अली कमेटी का जो रिपोर्ट था उसको लागू करने के लिए 7वां संविधान संशोधन लाया गया, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 लाया गया, 7वां संशोधन कानून 1956 लाया गया और इसके बेसिस पर 1956 में 14 स्टेट मतलब 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज मतलब 6 यूनियन टेरिटरीज का गठन किया गया। यहां तक समझ में आ गया? कितने स्टेट हुए? 14 स्टेट बनाए गए और यूनियन टेरिटरी 6। तो पूछ भी सकता है कभी कभी फजल अली कमेटी का फॉर्मेशन कब होता था? 1953 में। रिपोर्ट कब सबमिट की थी? 1956 में। फजल अली कमेटी में कितने मेंबर्स थे? 3 मेंबर्स थे। इसके रिकमेंडेशन क्या थे? रिकमेंडेशन थे कि भाई स्टेट बना सकते हैं आप लैंग्वेज के बेसिस पर, लेकिन एक स्टेट और एक लैंग्वेज नहीं होगा। एक स्टेट में कोई भी लैंग्वेज आदमी बोल सकता है, वन स्टेट वन लैंग्वेज नहीं हो सकता, ठीक है। और इस रिकमेंडेशन को एनफोर्स करने के लिए 7th अमेंडमेंट किया गया 1956 में, और उसके बाद 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। उसके बाद भी कुछ कुछ जगह अभी रह गए थे। जैसे आपका एक इसका बेस्ट एग्जांपल था पेप्सू। फजल अली कमेटी जब बनाई गई थी उसने पेप्सू को डिवाइड नहीं किया था। तो पेप्सू मतलब पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। तो ये एक आपका टेरिटरी था जो कि आज के डेट में आप पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ देख रहे हैं ना, वही इलाका है पेप्सू का, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। तो इसको डिवाइड नहीं किया था फजल अली कमेटी में, इसको पेप्सू ही रखा गया था। तो इसका डिवीजन किया गया। यहाँ पे भी थोड़ा सा होने लगा कि ये जो रीजन है आपका, इसको अलग नाम दे दीजिए, यहाँ पर जो रीजन उसको अलग नाम दे दीजिए। जो हिमाचल प्रदेश वाला इलाका देखते वही पेप्सू का ही भाग था, मतलब हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, ये जो चारों जगह है ये पेप्सू का ही हिस्सा थे। तो इसको विभाजन करने के लिए कहा जाने लगा। तो इसको डिवाइड करने के लिए शाह कमीशन के रिकमेंडेशन पर इसको डिवाइड किया गया था। तो शाह कमीशन का गठन हुआ था 1966 में, 1966 में। 1966 में शाह कमीशन को फॉर्म किया गया और इसने क्या किया? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन को क्या किया? डिवाइड किया, रीऑर्गेनाइज किया। कैसे? देखिए, तो पेप्सू मतलब पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, इसका डिवीजन किसके सिफारिश पे हुआ था? शाह कमीशन या शाह आयोग के। इसका शाह आयोग का गठन 1966 में। तो देखिए क्या किया गया। जो पेप्सू था, पेप्सू का जो हिमालय रीजन था, जो हिमालयी क्षेत्र था जहां पे पहाड़ थे, उस रीजन को क्या कहा जाने लगा? हिमाचल प्रदेश। पेप्सू का जो हिंदी भाषी क्षेत्र था, जो हिंदी स्पीकिंग एरिया था, उसको कहा जाने लगा हरियाणा। पेप्सू का जो पंजाबी स्पीकिंग एरिया था उसे कहा जाने लगा पंजाब। और
हरियाणा और पंजाब के बीच में एक कॉमन एरिया था जो कि ना ही पंजाब का था ना ही हरियाणा का था, उसे एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और वो एक कॉमन कैपिटल भी था पंजाब और हरियाणा का। तो उसको बनाया गया चंडीगढ़। मतलब 4 सेग्रीगेशन किए गए। एक हो गया आपका हिमालयन रीजन हिमाचल प्रदेश, हिंदी स्पीकिंग हरियाणा, पंजाबी स्पीकिंग पंजाब, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज अ कॉमन प्लेस, मतलब एक कॉमन जगह है बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहला जो डिवीजन हुआ डूरंड लाइन बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया, आज के डेट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। दूसरा विभाजन बर्मा 1935 में। तीसरा 1947 में पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन। 15 अगस्त 1947 के बाद हमारे देश में 552 रियासतें थी, मतलब प्रिंसली स्टेट्स थे। उनको यूनिफाई करने का काम 3 लोगों ने बहुत अच्छी तरह से किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, माउंटबेटन। 3 जगह जो नहीं मिल पा रहे थे उनको बहुत मुश्किल से मिलाया गया। एक था हैदराबाद ऑपरेशन पोलो, जूनागढ़ रेफरेंडम, J&K इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन 26 अक्टूबर 1947। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन मतलब साइन करा लिया गया कि ठीक आप मानते हैं कि हमारा हिस्सा है। उसके बाद ये सब होने के बाद इंडिया जब 1951 में वहां एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो रहा था बहुत ज्यादा, क्योंकि 4 तरह की कैटेगरी ऑफ रीजन्स थे, 4 तरह की टेरिटरीज थी, ए बी सी डी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। पता लगता था कि एक ब्रिटिश प्रोविंस है, उसके बीच में एक छोटा सा कोई प्रिंसली स्टेट हो गया, चाहे कमिश्नरेट हो गया, चाहे हो सकता था यूनियन टेरिटरी हो जाती थी, तो बहुत प्रॉब्लम होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर होता था। तो भाषा के आधार पर बोला गया कि रीऑर्गेनाइज किया जाए कंट्री को। रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए कंट्री का एसके धार कमीशन को बनाया गया। तो पहली कमिटी जिसे लैंग्वेज के आधार पर कंट्री को रीऑर्गेनाइज करने को कहा गया वो थी एसके धार कमीशन, जिसको 1948 में बनाया गया। तो उसने कहा नहीं, हम भाषा के आधार पर नहीं करेंगे, इससे हो सकता है दंगे फैल सकते हैं, एक सेग्रीगेशन का भावना आ सकता है, लोग बोलेंगे हम अलग हो जाएंगे, हम तमिल बोलते हैं हम तुम लोग के साथ कैसे रहेंगे, नॉर्थ इंडिया वाला अलग बेल्ट हो जाएगा, साउथ इंडिया का अलग बेल्ट हो जाएगा, बहुत परेशानी हो जाएगी। फिर इसका दूसरी एक कमेटी बनाएगी जेबीपी, जवाहरलाल नेहरू, पताबी सीताराम, वल्लभ भाई पटेल और पताबी सीताराम। इसको भी 1948 में इन्होंने ही सेम बात कही, इन्होंने भी रीऑर्गेनाइज नहीं किया कंट्री को ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो उसके बाद एक पेटाटू श्रीरामालू नाम का एक व्यक्ति था जो कि 56 दिन के अनशन पर, उसकी मांग थी कि आंध्र प्रदेश दिया जाए। तो 56 दिन के अनशन के बाद उसकी मृत्यु हो गई 1952 में। उसकी मृत्यु के बाद बहुत ज्यादा विद्रोह फैल गया आंध्र प्रदेश की मांग के लिए और भी ज्यादा। तो उसके बाद क्या किया गया, आंध्र प्रदेश को बनाया गया 1 अक्टूबर 1953 को। तो भाषाई आधार पर बनाया जाने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश हुआ। उसके बाद ये जैसे बोलते हैं ना कि अगर एक आदमी कुछ कर दिया तो उसको देख के और भी लोग, जिसको इच्छा रहती है वो भी और भी जागरूक हो जाता है, मेरा भी हमको भी बांटिए हमको भी बांटिए, उस तरह से होने लगा। तो उसके बाद फजल अली कमेटी को बनाया गया 1953 में। उसने अपनी रिपोर्ट 1956 में सबमिट की। फजल अली कमेटी में टोटल 3 मेंबर थे। उनकी रिकमेंडेशन था कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाया जाएगा, लेकिन 1 स्टेट 1 लैंग्वेज नहीं होगा। और इसको इन्फोर्स करने के लिए 7th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1956, और इसके द्वारा 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई। जो पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन था, जिसका डिवीजन या जिसका रीऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा किया गया था, शाह कमीशन द्वारा किया गया। शाह कमीशन कब फॉर्म हुआ था, 1966 में। इसने हिमालयन रीजन को हिमाचल प्रदेश बना दिया, हिंदी स्पीकिंग को हरियाणा, पंजाबी को पंजाब, और एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जो कि एक कॉमन एरिया था बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, उसको बनाया चंडीगढ़। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? और आज के प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे देश में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।